गुड इवनिंग। चलिए आज ना हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बटन कौन सा है? हाँ आ गया, ठीक है हो गया। चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। अभी आ गया। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंट्री देखा था, मुझे जहाँ तक याद है एंट्री नंबर 8 तक देखा था। आइए देखते हैं एंट्री नंबर 9। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 9 तो देखना बच्चे, देखो नेक्स्ट वन इज एंट्री नंबर 9 था शायद, परचेज ऑफ गुड्स थोड़ी सी साइड प्रॉब्लम हो रही है, चलो हो गया। देखो एंट्री नंबर 9 था परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश रुपीज मान लो 20,000। तो इसमें देखना होगा कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, इसमें चेक करना होगा कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो देखो मैंने शायद पिछले क्लास में भी आपको बताया था, तो देख लीजिए। एक तो हमारा परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो हमारा, हर एंट्री को आप ऐसे ही पास करेंगे स्टार्टिंग में जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते। एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। अच्छा देखो कैश अकाउंट। अच्छा परचेज क्या था? परचेज हमारे लिए ना एक्सपेंस था। और कैश क्या था? कैश हमारे लिए एसेट्स था। अच्छा देखो इसमें ना अमाउंट भी जरा हम मेंशन कर दें, अमाउंट कितना है। तो देखो अमाउंट है 20,000 रुपीज़, 20,000 यहाँ भी था, कैश में भी इन्वॉल्व था ₹20,000। अब जरा देखो तो अगर हम परचेज करते हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, और कैश में परचेज करते हैं ना, तो हमारा कैश कम होता है। तो वही वाली बात हो गई कि एक्सपेंस बढ़ता है। तो हमने आपको डायग्राम पे बताया था, अगर आपको याद होगा तो हमने डायग्राम पे बताया था कि अगर एक्सपेंस बढ़ता है ना, मैंने डायग्राम पे बताया था कि अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। तो एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, amount is 20,000 to cash account, amount is 20,000। अब जो हो रहा है ना उसको हम मेंशन कर देते हैं। हो क्या रहा है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो इसी बात को हम नरेशन में लिख दें बीइंग परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। बस यही तो है। चलिए आगे बात करते हैं। एंट्री नंबर 10। अब 10 से जरा ध्यान से देखना, अब ना हम लोग थोड़े बड़े बड़े एंट्री करेंगे। 10th मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। गुड्स परचेज्ड
goods purchased on credit from Ram ₹80,000। अच्छा, हमने राम से क्रेडिट पे, क्रेडिट का हिंदी होता है उधार, हमने राम से उधार सामान खरीदा 80,000 का, हमने राम से उधार सामान खरीदा 80,000। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखो कैसे लिख सकते हैं, गुड्स, यहाँ पे एक वर्ड अटैच है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्रेडिट वर्ड अटैच है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹80,000। अगर पार्टी का नाम दिया हो ना, पार्टी कौन है, यहाँ पे पार्टी कौन है, राम है। अगर पार्टी का नाम दिया होगा ना, आगे इस बात को हम नोट में लिखा देंगे, अगर पार्टी का नाम दिया हो ना तो हम मानेंगे कि क्रेडिट परचेज हुई है, उधार में परचेज हुआ है। तो या तो एंट्री देगा कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹80,000, या इसी बात को हम डिटेल्स लिख सकते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। क्रेडिट वर्ड का यूज करो या क्रेडिट वर्ड को हटा दो, राम का नाम लिख दो, पार्टी का नाम लिख दो। इसका मतलब अगर पार्टी का नाम मेंशन है यानी कि हमने क्रेडिट मतलब उधार में परचेज किया है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, आपको लग रहा होगा, अगर आपने पहले के इसके वीडियो को देखा होगा तो एक तो हमारा परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा जानते हो, दूसरा ना राम अकाउंट इन्वॉल्व है। एक परचेज इन्वॉल्व हो गया, दूसरा राम इन्वॉल्व हो गया। हम सब ने अभी देखा था ऊपर कि परचेज, देखो हम सब ने अभी देखा था कि परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो इस बात को यहाँ पे हम लिख दें कि परचेज हमारा एक्सपेंस है। तो चलिए हम भी इस बात को लिख दें कि ये ना हमारा एक्सपेंस है। अच्छा, राम से अगर हमने उधार खरीदा ना, क्रेडिट पे खरीदा ना, तो आज ना कल राम को हमें पेमेंट करना पड़ेगा, आज ना कल राम को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो राम ना मेरे लिए लायबिलिटी हो गई, राम मेरे लिए लायबिलिटी हो गई, उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में इसके रिगार्डिंग डिटेल्स बात की थी। तो मैं यहाँ पे कह लूँ कि राम के आगे, कि राम हमारे लिए अगर किसी से हम गुड्स उधार परचेज करते हैं तो उसे हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि राम हमारे लिए क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स को हम लायबिलिटी बोलते हैं, तो क्रेडिटर्स कह लो या ऑब्लिक में लायबिलिटी कह लो, बात एक ही है। अमाउंट मेंशन कर लो, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, अमाउंट 80,000। तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूँ 80,000, यहाँ भी मैं अमाउंट लिख दूँ 80,000। अच्छा, अब देखो तो अगर हम परचेज करते हैं ना तो हमारे एक्सपेंस क्या होते हैं, अभी ऊपर हमने देखा भी था, एक्सपेंस बढ़ता है। और एक चीज़ ध्यान देना, लायबिलिटी भी हमारी बढ़ेगी। जितना उधार परचेज करोगे, क्रेडिट परचेज करोगे, उससे हमारी लायबिलिटी क्या होगी, लायबिलिटी भी हमारी बढ़ेगी, लायबिलिटी भी बढ़ेगी। एक्सपेंस भी बढ़ेगा और हमारी लायबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि हमने परचेज किया। तो हम लोगों ने ऊपर एंट्री पढ़ा था एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में पिछले क्लास में। तो हम एंट्री करेंगे उसके बेसिस पे, देखो हम क्या एंट्री करेंगे। एक्सपेंस अगर हमारा बढ़ता है ना तो हम डेबिट करते हैं, तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। हमने बताया था पिछले क्लास में एक टेबुलर फॉर्म में ऐसे बताया था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ मैंने LIC लिखा था, यानी कि लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल।
इधर एसेट्स लिखा था और एक्सपेंस लिखा था, एसेट्स एंड इनकम। चलो इसके बाद तो हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पे हटा दें। तो यहाँ पे हमने कहा कि परचेज बढ़ेगा, आप पिछले वीडियो में देख लेना, परचेज बढ़ेगा यानी कि एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करोगे। परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 टू, हमारी लायबिलिटी भी बढ़ी, हमारी लायबिलिटी भी बढ़ी तो हम क्रेडिट करते हैं, हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो टू राम, हाउ मच, 80,000। अच्छा इसको ना एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, टू राम लिख लो, या ध्यान रखना यहाँ मैं और करके लिख दूं, और टू राम लिख लो या और करके मैं लिख दूं टू राम से काउंट, बात एक ही है। टू राम से काउंट, बात एक ही है। तो मैंने यहाँ दोनों वर्ड को मेंशन किया, दोनों वर्ड को मेंशन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एंट्री नंबर स्टार्ट होगा, देखना ये हमारा कौन सा नंबर था, ये हमारा 10th था। अब हमारा स्टार्ट होगा 11th। अब इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं 11th नंबर में। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं 11th में, ध्यान से देखते जाएंगे इस एग्जाम्पल को। तो देखो 11th नंबर में हम दूसरा एंट्री पास करते हैं। अच्छा देखो मैंने 80,000 का राम से क्रेडिट में परचेज किया, उधार परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया। जैसे मान लो मैंने राम से परचेज किया, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इसमें से कुछ गुड्स राम को रिटर्न कर दूं, जो मेरे काम लायक नहीं है उसे मैं राम को रिटर्न कर दूं। तो मान लो मैंने कहा कि 40% ऑफ एबव गुड्स, 40% ऑफ above goods return to राम। इसमें से हमने क्या कहा कि 40% ना हमने राम को वापस किया, राम को वापस किया। तो देखो पहले तो उसका तुम 40% निकालोगे कि 40% कितना होता है। तो जानते हो पहले तो हम अमाउंट का जितना हमने क्रेडिट परचेज किया उसका हम 40% निकालेंगे। तो देखिए हमने परचेज किया था 80,000 का, तो मैं रिटर्न कितना करूंगा राम को, रिटर्न कितना करूंगा, तो 80,000 का 40% निकाल दो, 80,000 का 40% निकाल दो, दैट इज ₹32,000, 32,000। तो हमने ना 32,000 के गुड्स को राम को रिटर्न कर दिया, वापस किया। अब चलिए सर एंट्री क्या होगी, इस बात को जरा देखते हैं। तो पहले ना नोट में एक पॉइंट लिख लो, नोट में यहीं पे अभी हम लोग एंट्री की बात करेंगे, इसके एंट्री की बात करेंगे। तो नोट में एक पॉइंट लिखो, when goods are returned, when goods are returned, then when goods are returned, then it is called परचेज रिटर्न। तो इसको हम क्या नाम देंगे, परचेज रिटर्न। इसको हम नाम देंगे परचेज रिटर्न, होना भी चाहिए। परचेज किया अब रिटर्न किया तो इसको हम परचेज रिटर्न नाम देंगे। या इसका एक और नाम होता है, और देखो परचेज करते हैं ना तो गुड्स हमारे पास आता है, हमारे पास आता है। अगर इसको हम वापस कर देते हैं ना तो उसको हम नाम देते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो व्हेन गुड्स आर रिटर्न देन इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, और इसका एक दूसरा नाम हो सकता है और रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। इसको परचेज रिटर्न नाम दो या रिटर्न आउटवर्ड नाम दो, बात एक ही है। चलो अब धीरे धीरे ना इसके हम जनरल एंट्री पे आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं।
अच्छा देखो तो, अभी जब हमने परचेज किया था, अभी हमने परचेज किया था, तो हमने क्या किया था, डेबिट किया था। तो तो अगर हम परचेज रिटर्न करेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, मतलब क्रेडिट क्रेडिट करेंगे। देन परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न will be will be credited। परचेज किया था तो डेबिट करेंगे, तो परचेज रिटर्न होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलिए, तो हमारी हमारी एंट्री क्या बनेगी, तो जरा इस चीज को देख लो, हमारी एंट्री क्या बनेगी। तो देखो मैं इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, तो बस ऐसे मैं डायग्राम बनाऊं, दिस वन। पहले तो आपको लिखना होगा कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो एक तो राम को मैंने वापस किया था, राम को मैंने वापस किया था, तो एक तो हमारे राम इन्वॉल्व है। दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा परचेज रिटर्न इन्वॉल्व है। तो मैं दूसरा क्या नाम दूं, परचेज रिटर्न नाम दूं। दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज रिटर्न अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज रिटर्न। मैं जरा इसको इधर लिख दूं, दिख नहीं रहा है। तो दूसरा अकाउंट है परचेज रिटर्न। अच्छा, मैंने राम को वापस किया, तो राम मेरी क्या थी, अगर आपको याद होगा तो राम मेरी क्रेडिटर्स कह लो या लायबिलिटी कह लो, बात एक ही है। तो राम मेरे क्रेडिटर्स थे, या इसको समझने के लिए मैं नाम दूं, राम मेरी लायबिलिटी थी। तो देखिए, अगर हम गुड्स वापस करते हैं ना, तो इससे मेरी लायबिलिटी कम होगी, हमारी लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम होगी। तो मैं इसे ऐसे नाम दूं, जैसे ऊपर डायग्राम में मैंने दिखाया था वैसे नाम दूं। तो देखो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी कम होगी, अच्छी बात है। तो अब एंट्री आप सबको दिख रहा होगा कि लायबिलिटी कम होगी, तो हम लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम राम से अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो देखो क्या एंट्री बनेगी। और अमाउंट, अमाउंट तो आपने देखा ही है कितना इन्वॉल्व है, 32,000 इन्वॉल्व है। तो आप एंट्री करेंगे राम से अकाउंट डेबिट 32,000। और हमने कहा था ना कि परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू टू परचेज टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट विल बी 32,000। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं थोड़ा इधर अमाउंट लिख दूं, 32,000। और नरेशन लिखना मत भूलना, बिल्कुल नरेशन लिखना। नरेशन क्या होगा, बीइंग परचेज रिटर्न, बीइंग परचेज रिटर्न टू राम, बीइंग परचेज रिटर्न टू राम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एंट्री नंबर था 11। आइए अब 12 पे चलते हैं। एंट्री नंबर 12। अच्छा, राम से मैंने परचेज किया था, मुझे जहाँ तक ध्यान है 80,000 का, और उसमें से मैंने 32,000 का वापस कर दिया। तो पे कितना करना होगा, 80,000 में से 32,000 हटाओगे तो 48 ही पे करना होगा। आज न कल तो करोगे पेमेंट, कि नहीं करोगे, लेके भाग जाओगे। तो मैं इस बात को लिखूं, पेड, पेड टू राम ₹48,000। राम को मैंने 48,000 की पेमेंट की। तो वही वाली बात, तो यहाँ देखो राम को मैंने पेमेंट की 48,000 की।
मैं चाहूँ ना तो इस एंट्री को डायरेक्ट ही लिख लूँ, लेकिन चलो मैं ऐसे बना दूँ। एक तो राम इन्वॉल्व है, बिल्कुल जैसे ऊपर किया ना वैसे ही करना। एक तो राम इन्वॉल्व है और दूसरा कौन इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है। राम क्या था, राम मेरी क्रेडिटर्स थे, मेरे क्रेडिटर्स थे, या इसका एक और नाम है लायबिलिटी था। और कैश तो हम लोगों ने देखा था, कैश क्या था, कैश हमारा एसेट्स था। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कैश हमारी संपत्ति है, उसको हम एसेट्स नाम देते हैं। कैश हमारा एसेट्स है। साथ साथ अमाउंट भी लिख लो। चलो मैं अमाउंट भी लिख दूं। अमाउंट इज 48,000 और यहाँ भी क्या होगा 48,000। अगर हम राम को पे करते हैं ना कैश में, तो हमारी एसेट्स कम होती है, हमारी एसेट्स कम होती है, लायबिलिटी भी कम होगी। तो हमारी एंट्री देखो क्या बनेगी, राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट 48,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 48,000 टू कैश अकाउंट 48,000। चलो थोड़ा ना मोटा मार्कर ले लिया, थोड़ा स्पेस दिखेगा। इस बात को मैं नरेशन में लिख दूं, बीइंग कैश पेड टू राम, बीइंग कैश पेड टू राम, बीइंग कैश पेड टू राम। इतनी बातें तो समझ में आ गई। तो चलो एक दूसरा हम टॉपिक देखते हैं, इसी जनरल एंट्री का एक पार्ट है, दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हेडिंग लिखना ट्रेड डिस्काउंट, हेडिंग लिखना ट्रेड डिस्काउंट। थोड़ा ना मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, लिखोगे ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो इसका मतलब समझना पड़ेगा कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। तो अगर आप लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे गुड्स को खरीदते या बेचते हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं कह सकता हूं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं, देखो क्या, व्हेन गुड्स, when goods are purchased, when goods are purchased और सोल्ड, अगर गुड्स हम परचेज करें या सोल्ड करें इन लार्ज क्वांटिटी, सोल्ड को जरा मैं अच्छे से लिख दूं, आज थोड़ी मार्कर में प्रॉब्लम आ रही है। सोल्ड, सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी then such time discount is given। अगर हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते या बेचते हैं तो उस टाइम पे लार्ज डिस्काउंट मिलता है।
When goods are purchased or sold in large quantity, then such time discount is given. उस टाइम डिस्काउंट मिलता है, लार्ज क्वांटिटी में खरीद या बिक्री होनी चाहिए, परचेज या सेल होनी चाहिए. सच डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. तो इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट. तो मैं लिख दूं यहां पे सच डिस्काउंट, सच डिस्काउंट such discount is called, मेरे साथ साथ लिखना, such discount is called trade discount. Such discount is called trade discount. अच्छा, इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, सीख लें क्या नाम होता है. उसको हम क्वांटिटी डिस्काउंट बोलते हैं, और उसका एक और नाम होता है क्वांटिटी डिस्काउंट. मैं इस बात को लिख दूं कि उसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट. चलो, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया, और ये बात भी समझ में आ गई कि इसका एक और नाम होता है जिसको हम नाम देते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट. अच्छा, इसको ना एमआरपी पे, आपने एमआरपी का नाम सुना होगा, उसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस. आप कोई प्रोडक्ट, आप कोई दवा की दुकान में जाते होंगे तो उस पर देखिएगा, उस पे उसके कवर पेज पे एमआरपी लिखा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या उसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं. तो उसी एमआरपी पे हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, उसी एमआरपी पे हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं. तो लिखोगे इट इज गिवन, लिखना, इट इज गिवन it is given on list price or MRP. I repeat, या तो लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है या एमआरपी पे दिया जाता है. एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस. मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला कि दवा की दुकान में आप जाओगे तो जो दवा होते हैं ना, उस पे देखना एमआरपी लिखा होता है. कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उस पे एमआरपी लिखा होता है. तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो एमआरपी पे देते हैं. जैसे 10% दे दिया, 20% दे दिया, जो जिसकी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंगली. अब ना मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. तो मैं उस बात को लिखूं, देयर इज नहीं, मैं एक मिनट लिखना, देयर इज नो एंट्री, there is no entry for trade discount. ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है. देयर इज नो एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये बिल के साथ एडजस्ट होता है. बिल कर लो या उसको इनवॉइस कर लो, इनवॉइस के साथ एडजस्ट होता है. इट बिकॉज, तो मैं इस बात को कह लूँ, बिकॉज it is adjusted in, bill. ए बिल में क्या होता है? एडजस्ट होता है. बिल कर लो या इनवॉइस कर लो, बात एक ही है. तो मैं कह लूँ बिकॉज इट इज एडजस्टेड इन बिल, या इसको हम इनवॉइस भी बोलते हैं. इनवॉइस बिल में एडजस्ट होता है या इनवॉइस में एडजस्ट होता है. अब ना इसका एक एग्जांपल देखते हैं. चलो एग्जांपल हम, जैसे मान लो, आई रिपीट, लिस्ट प्राइस कर लो या एमआरपी कर लो, बात देखिए. मान लो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का
लिस्ट प्राइस मान लो 50,000 है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें मैं ना यहाँ पे लिस्ट प्राइस मान लो मैंने कहा कि 50,000 है, लिस्ट प्राइस 50,000 है। अब उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, तो मैं लेस करूं ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट को शॉर्ट में DIST भी लिखते हैं, चाहे चलो मैं पूरा लिख देता हूं, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, DISCOUNT, ट्रेड डिस्काउंट। मान लो ट्रेड डिस्काउंट है मेरा 20% के रेट से, 20%, 20%, तो जानते हो, तो 20% उसमें से हटा दो। मैं ना 20% अगर ट्रेड डिस्काउंट को लूँ तो मेरा 50,000 का 20% बनेगा 10,000, यानी कि मुझे एंट्री अब करनी होगी 40,000 की। मुझे 10,000 की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। तो सिर्फ किसकी एंट्री होती है? ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट आता है उसी बात की एंट्री होती है। तो मैं इस बात को यहाँ पे नोट में लिख दूँ, नोट में, तो मेरे साथ साथ आप भी नोट में इस बात को मेंशन कर सकते हो। चलो नोट में हम इस बात को लिखेंगे, तो लिखोगे नोट में journal entry will be passed, journal entry will be passed, journal entry will be passed for rupees 40,000। जनरल एंट्री कितने की पास होगी? 40,000 की पास होगी। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होगा। ये तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट था। अब एक ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट का यूज होगा। जैसे मान लो मैंने कहा गुड्स परचेज्ड, मैं कहूँ कि हमने गुड्स परचेज किया, यहाँ पे लिखो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, हमने राम से गुड्स परचेज किया फॉर लिस्ट प्राइस, फॉर लिस्ट प्राइस ₹1,00,000। हमने 1,00,000 रुपए का राम से गुड्स परचेज किया जिसकी लिस्ट प्राइस 1,00,000 रुपए है। फुल स्टॉप। इसमें लिखना ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ का मतलब कि इस परसेंटेज से उसको एट द रेट ऑफ ऐसे बोलते हैं, एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 1,00,000 रुपए का, जिसका लिस्ट प्राइस 1,00,000 रुपए का था, उसको हमने परचेज किया राम से, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। अच्छा यहाँ पे ना पार्टी का नाम लिखा है, देखो मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ, यहाँ पार्टी का नाम लिखा है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर पार्टी का नाम होता है तो हम उसे क्रेडिट मानते हैं कि क्रेडिट परचेज है। आगे लिखो 40% ऑफ अमाउंट is paid immediately,
उसमें से हमने कहा कि 40% का पेमेंट इमीडिएटली कर दिया जाए। इमीडिएटली का हिंदी होता है तुरंत कर दिया जाए। अब जानते हो क्या होगा? अब मैं इस बात को एक्सप्लेन करूँ। पहला काम करोगे, ट्रेड लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपए रखोगे, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को हटाओगे, जो अमाउंट आएगा उसी की जनरल एंट्री पास होगी। तो चलो मैं ना इसको ग्राफ के फॉर्म में देखता हूँ। ग्राफ के फॉर्म में हम लोग इसे देखते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें और मैं यहाँ लिखूँ ना लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना है? 1 लाख रुपए। उसमें से हटाओ, क्या हटाओगे? ट्रेड डिस्काउंट हटाओगे। तो चलो उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट हटा लें। अच्छा 10% का मतलब है कि 1 लाख का 10% दैट इज 10,000। तो मैं ना इस 10,000 को हटा दूं, यानी कि मैं कहूं कि मैंने 1 लाख की परचेज नहीं की है, मैंने 1 लाख की परचेज नहीं की है, मैंने परचेज की है 90,000 की। मैं अब उसे 1 लाख का परचेज नहीं बोलूँगा, मैं उससे बोलूँगा कि 90,000 की मैंने परचेज की है। सर आगे क्या होगा? तो देखो आगे इसमें क्या है, 40% ना कि इमीडिएट पेमेंट हुआ है, इमीडिएट पेमेंट हुआ है। तो कोई बात नहीं, 90,000 का 40% इमीडिएट पेड हुआ है, तो मैं इस बात को ऐसे लिखता हूँ। तो मैं ना यहाँ पे 90,000 लिखता हूँ। 90,000 इसका 2 डिवीजन करता हूँ, 40% और बाकी कितना होगा? 60%। तो मैं कहूँगा कि पेड हुआ है 40%, 40% पे हुआ है, यानी कि पेमेंट हो गई। तो जो पेमेंट नहीं हुई उसको हम नाम देते हैं बाकी है, उधार है, उसको हम नाम देते हैं क्रेडिटर्स। तो हमारा पेड जब 40% हुआ है ना, तो क्रेडिटर्स कितने का होगा? बाकी कितने का होगा? क्रेडिटर्स का हिंदी बाकी। क्रेडिटर्स कितने का होगा? 60% का क्रेडिटर्स होगा। अब देखो तो 90,000 का 40% आप कैलकुलेट करोगे तो आपका अमाउंट आएगा, मैं इस बात को यहाँ लिख दूं कि अमाउंट आएगा 36,000। और 90,000 का 60% कैलकुलेट करोगे ना तो इसका अमाउंट आएगा 54,000। तो मैं यहाँ लिख दूं 54,000। अब जानते हो इसमें हो क्या रहा है? इसमें 40% का इमीडिएट पेमेंट है, 40% का इमीडिएट पेमेंट है, यानी कि 36,000 का पेमेंट इमीडिएट है और 60% का क्रेडिटर्स है। तो मैं कह लूँ ना कि इसमें ना कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, तो ज़रा ध्यान से देखना कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो एक तो मुझे याद आ रहा है परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, तो इस बात को मैं ऐसे लिखूँ कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो मेरे साथ साथ ध्यान से देखना और लिखना। एक तो मेरा परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो ना, आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो एंट्री आपके सामने होगी। तो एक तो मैं परचेज अकाउंट लिख दूं, एक तो एक हमारा परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा, अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ मैंने पे किया है, यानी कि कैश इन्वॉल्व है। तो दूसरा मेरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। और तीसरा देखो तो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? तीसरा देखिए कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? क्रेडिटर्स अकाउंट इन्वॉल्व है। इसका नाम क्या, किससे हमने परचेज किया था? राम से परचेज किया था। तो तीसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? क्रेडिटर्स का यहाँ नाम है राम। तो तीसरा हमारा राम इन्वॉल्व है, हमारा राम। अच्छा परचेज क्या है बेटा? परचेज ना एक्सपेंस है। अच्छा कैश तो हम देखते आ रहे हैं, कैश क्या है हमारा? कैश एसेट्स है। तो यहाँ पे एसेट्स लिख दो, एसेट्स लिख दो। अच्छा राम क्या था बच्चे? राम हमारा क्रेडिटर्स था, तो क्रेडिटर्स कह लो या लायबिलिटी कह लो, बात एक ही है। तो ऐसे मुझे ना लायबिलिटी वर्ड का यूज करना चाहिए था, लेकिन मैं दोनों नाम लिख दूं। एक तो मैं नाम लिख दूं कि क्रेडिटर्स और उसके बगल में ऑब्लिक करके लायबिलिटी।
लायबिलिटी। क्रेडिटर्स को लो या लायबिलिटी को लो, बात एक ही है। अच्छा, नीचे ना जरा हम अमाउंट भी मेंशन कर दें कि कितने अमाउंट इन्वॉल्व है। तो देखो परचेज 1 लाख का नहीं था, 1 लाख का नहीं था, 90,000 का था, 90,000 का, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट को तो हटा दिया, उसकी तो एंट्री होगी ही नहीं, रिकॉर्डिंग होगी ही नहीं। और कैश कितने का है बच्चे? कैश ऊपर देखो, आपको दिख रहा होगा कैश कितना इन्वॉल्व है, 36,000, कैश 36,000। और क्रेडिटर्स कितना इन्वॉल्व है बच्चे? ऊपर दिख रहा है क्रेडिटर्स इन्वॉल्व है 54,000, 54,000। मैंने आपको बताया था कि अगर परचेज करते हैं ना, परचेज करते हैं तो हमारे एक्सपेंस बढ़ते हैं। मैं इधर को लिख दूं, परचेज करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ा, पेमेंट हो गई, पेमेंट हो गई, तो हमारा कैश कम हुआ ना बच्चे, कैश कम हुआ। साथ साथ मेरी लायबिलिटी भी बढ़ी, लायबिलिटी भी बढ़ी, क्रेडिटर्स भी बढ़ा, क्रेडिटर्स को हम लायबिलिटी नाम देते हैं, लायबिलिटी भी बढ़ा। अब आपके सामने एंट्री होगी, एक्सपेंस बढ़ा तो एक्सपेंस को डेबिट कर लो। तो मैं यहाँ परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा, कितने से? 90,000 से। अच्छा, एसेट्स कम हुआ, तो एसेट्स कम हुआ तो एसेट्स को क्रेडिट करो, और इस एसेट्स का नाम है कैश अकाउंट। तो मैं कैश अकाउंट को कम कर लूँ, क्रेडिट कर लूँ 36,000 से, 36,000 से। उसके बाद देखो लायबिलिटी बढ़ी ना, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो मैं नीचे लिख दूं टू राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट कितने से? 54,000 से। अब जो कहानी हो रहा है ना उसको नरेशन में लिख देना। देखो क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड पेड 40% इमीडिएटली। तो इस बात को यहाँ लिखो, बीइंग goods purchased from Ram and paid कितना? 40% immediately, paid 40% immediately। मतलब तुरंत दे दिया 40% इमीडिएटली, अच्छी बात है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद ऑनवर्ड हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।